नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज बात बिहार में चल रही राजनीतिक हलचलों की। वहां माना जा रहा है कि नवंबर के पहले हफ्ते में चुनाव होंगे। उसके पहले वहां तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर ने की थी, जो एक तरह से बिहार के नए दावेदार बनने की कोशिश में हैं और उनको लग रहा है कि विकल्पों की तलाश में बिहार उनकी ओर देख सकता है। हालांकि जो लोग बिहार की राजनीति को करीब से जानते हैं उनको लगता है कि प्रशांत किशोर का खेल प्रचार का खेल है। वो शायद वोटों की राजनीति में, वोटों के गणित में कितना बदलेगा ये कहना मुश्किल है, भले वो दूसरों को नुकसान पहुंचा दें। लेकिन जो दूसरा प्रचार अभी वहां चल रहा है वो एसआईआर के बाद, एसआईआर में जो राहुल गांधी का आरोप है कि बिहार में 35 लाख लोगों के वोट काट दिए गए हैं, बल्कि वो संख्या 65 लाख की है, जिसमें चुनाव आयोग बता रहा है कि इतने लोग गुजर गए, इतने लोग जो हैं वो बिहार से बाहर जा चुके हैं। उनके बाद भी 35-36 लाख लोग ऐसे रह जाएंगे जिनके वोट नहीं बन पाएंगे, बात कही जा रही है। तो एसआईआर का जो मुद्दा है उसको लेकर कांग्रेस ने वोट अधिकार यात्रा शुरू की है। ये यात्रा 20 जिलों से गुजर रही है और इस यात्रा का समापन 1 तारीख को पटना में होना है। आज इस यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन शामिल हुए। कल इसमें आंध्रा के रेवंता रेड्डी थे। आज मोटरसाइकिल पे राहुल के साथ प्रियंका भी दिखी। तो ये जो यात्रा है, वोट अधिकार यात्रा, इसमें तेजस्वी शामिल हैं, इसमें अखिलेश शामिल हो रहे हैं। तो एक तरह से इंडिया गठबंधन की उस एकता का भी प्रदर्शन है जिसको बार बार सवालों के घेरे में लाया जाता है कि अरे गठबंधन तो बिखर गया। तो इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए ये वोट अधिकार रैली ये काम कर रही है कि बिहार में वो एकजुटता दिखा रही है। दूसरी बात, एक दिलचस्प तथ्य की ओर हमारे एक सहयोगी और ठीक ठाक जाने माने पत्रकार सुमित अवस्थी ने ध्यान खींचा कि बिहार के चुनाव में दक्षिण का प्रवेश हो चुका है और तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में बहुत बड़ी तादाद में बिहारी मजदूर हैं जो वोट देने लौटेंगे और यहाँ उनके नेता जो तमिल में भाषण दे रहे हैं उससे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि लोगों को समझ में आएगा कि ये लोग जो उनको वहाँ रोजगार दे रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। ये दूर की कौड़ी मुझे लगती है, लेकिन कौड़ी तो है। और कांग्रेस जो है राजनीति में ऐसी कौड़ियों का महत्व समझती है। लेकिन मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूं कि असल में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन ने अपनी एकता प्रदर्शित करने के अलावा इस पूरे मुद्दे को, एसआईआर के मुद्दे को बीजेपी के लोकतंत्र विरोधी चेहरे के रूप में पूरे बिहार में फैलाने का इरादा कर लिया है। यही वजह है कि अब उनकी नज़र उन 65 लाख वोटों पे नहीं है सिर्फ जो काट दिए गए हैं, वो 7.5 करोड़ वोटों पे उनकी नज़र है जिनको वोट देना है। क्योंकि वो मालूम है कि अगर वो पूरे बिहार में इस बात को ठीक से प्रचारित कर सके कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोगों के वोट काटे हैं और एक कल उनके भी वोट कट सकते हैं, तो ये एक बड़ा राजनीतिक फायदे का सौदा कांग्रेस के लिए हो सकता है। ये दांव है और दांव नाकाम भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की दांव चल रही है, उसके साथ इंडिया गठबंधन खड़ा है, मजबूती से खड़ा ही दिखाई पड़ रहा है। एक दिलचस्प पैराडॉक्स और है, बिहार की राजनीति में अगला उम्मीदवार कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एनडीए ने नीतीश कुमार को बार बार घोषित किया है कि वही उसके मुख्यमंत्री होंगे। ये काम अमित शाह से लेकर सम्राट चौधरी तक कर चुके हैं, बार बार दोहराते रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, थे और रहेंगे। लेकिन बार बार इतना दोहराने के बावजूद ये समझ में सबको आ रहा है कि नीतीश जो हैं वो कभी भी हटाए जा सकते हैं। उनकी स्मृति पे सवाल उठ रहे हैं, उनकी कार्यक्षमता पे सवाल उठ रहे हैं, उनके अशक्त होने पे सवाल उठ रहे हैं
और ये लग रहा है कि जो बीजेपी का घोषित मुख्यमंत्री है, पता नहीं वो बीजेपी और एनडीए के खेमे का वो वहां रह पाएगा या नहीं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में कोई नाम घोषित नहीं है। पत्रकार लगातार पूछते हैं कि भाई आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। इस सवाल को राहुल गांधी टाल जाते हैं। इस सवाल पे तेजस्वी यादव, उनके समर्थक भले कुछ भी कहें, तेजस्वी यादव खुल के कोई बयान देने से बचते हैं। इस सवाल पे दूसरे दल चुपचाप रहते हैं। लेकिन ये सबको मालूम है कि जो नाम घोषित नहीं है, असल में वही नाम पक्का है। अगर इंडिया गठबंधन को किसी भी सूरत में बहुमत मिला तो हर हाल में तेजस्वी उसके मुख्यमंत्री होंगे, ये बात हर कोई जानता है। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि जहां घोषित मुख्यमंत्री है, उम्मीदवार है घोषित मुख्यमंत्री पद का, उसकी दावेदारी सवालों से घिरी है। और सवालों से घिरे रहने की वजह और भी हैं। गठबंधन के उसके अपने सहयोगी ही, जैसे चिराग पासवान, वो अपनी महत्वाकांक्षा दिखाने में कतई परहेज नहीं कर रहे हैं। कभी वो बोलते हैं कि पूरे बिहार में चुनाव लड़ूंगा, कुछ इस प्रतीकात्मक अंदाज में बोलते हैं जैसे हर सीट पे वो खड़े होंगे या उनकी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे। कभी वो बोलते हैं कि नहीं वो तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये सब अभी तक किसी को भरोसा इस पे नहीं हो रहा है। ये सवाल बार बार उठ रहा है। अगर वाकई ऐसा होता है कि किसी भी स्थिति में बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिल जाती है, वो दबाव बनाती हैं कि नीतीश अब मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं रहे, तब क्या होगा? तो क्या जेडीयू बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री को स्वीकार करेगी, या स्वाभाविक ढंग से वो फिर जो रास्ता नीतीश पहले दिखा चुके हैं उस रास्ते की तरफ चलते हुए आरजेडी और कांग्रेस के खेमे में आना चाहेंगे उसके विधायक? ये बड़ा टेढ़ा सवाल है, राजनीति में लगभग असंभव लगता सवाल है। लेकिन राजनीति असल में ऐसी असंभव पहेलियों को सुलझाने का काम भी है, सुलझाने का नाम भी है। और बिहार की राजनीति तो, जिसमें तमाम तरह के दल, तमाम तरह के समीकरण आते जाते बदलते रहे हैं। किसने सोचा था कि कभी लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आएंगे? वो आए, और उनके आने के बाद किसने सोचा था कि वो अलग हो जाएंगे? वो अलग हो गए। आज की स्थिति जो दिखाई पड़ रही है, ये लगता नहीं था कि बिहार में इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से लड़ेगा। हालांकि सच है कि ये अभी अगस्त का महीना है, सितंबर और अक्टूबर तक आते आते हवाएं बदलती हैं। हो सकता है जब, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी बार बार बिहार के दौरे पे जाते रहे हैं, 4 दिन पहले भी वो बिहार में थे, उन्होंने कई घोषणाएं गया से की, तो उनकी बार बार दौरे होते रहे। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि जब चुनाव प्रचार अपने चरम पे होगा तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत से लड़ेगी, और उसमें उसके मुख्य प्रचारक की भूमिका प्रधानमंत्री मोदी की होगी। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी मोर्चा आसानी से छोड़ने वाली है, बल्कि पिछले चुनाव में जो सहयोगी उसके साथ नहीं थे वो उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो मुकाबला अभी तो कांटे का दिख रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प पैराडॉक्स है वो यही है कि जो मुख्यमंत्री घोषित नहीं है वो मुख्यमंत्री पक्का नजर आ रहा है, और जो मुख्यमंत्री घोषित है उसकी उम्मीद लड़खड़ाती दिखाई पड़ रही है। तो बिहार की राजनीति बहुत सारे सवालों, बहुत सारी दुविधाओं से घिरी रहती है, और उसी के बीच रास्ता निकालती है। एक बात और है कि जो बात डीएमके के बारे में कही जा रही है कि देखो वो तो सनातन के साथ था, सच ये है कि बिहार की राजनीति, या शायद पूरे देश की राजनीति, 2 हिस्सों में बंट गई है। सनातन समर्थक, हिंदुत्व समर्थक पार्टी बीजेपी है, जो बाजार समर्थक और बाकी चीजों के समर्थक भी है। जो विपक्ष है वो सनातन का विरोधी भले न हो, अखिलेश या दूसरे कुछ दल भले याद दिलाते हो कि वो भी हिंदू हैं और हिंदुत्व के मुद्दों की परवाह करते रहे हैं, लेकिन वो सनातन के खेल में दूसरी पार्टी हैं। वो सामाजिक न्याय की, वो पिछड़े दलों की, पिछड़े वर्गों की, पिछड़ी जमातों की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। तो लकीरें खिंची हुई हैं, और इन लकीरों में कौन किधर जाएगा, जनता किसके साथ होगी, ये तो नवंबर में पता चलेगा। लेकिन अभी वहाँ की हवाएं जो हैं वो नीतीश कुमार के लिए बहुत सुकून वाली
वाला माहौल नहीं बना रही हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसको सब्सक्राइब करें और अपनी राय मुझे भेजें। मैं चाहूँगा कि संवाद जारी रहे। शुक्रिया, फिर मिलेंगे।